चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हम लास्ट पढ़ चुके थे, उसमें अब अगला अपना जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेल। एक होता है भाई ट्रेल, TRAIL, और एक होता है परिपथ। दोनों चीजों को डिफरेंट डिफरेंट, इसे सर्किट कहते हैं। होंगे दोनों ग्राफ में ही। ट्रेल क्या होगा और परिपथ क्या होगा? ट्रेल कहेंगे अगर यदि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग कोरों की पुनरावृत्ति ना करें। आप लोग कोई भी कोर ले रहे हो, उस ग्राफ के अंदर आप लोग बढ़ते गए। मान के चलो कि मैंने कोई भी ग्राफ लिया जिस ग्राफ में मैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, मैंने सबको ज्वाइन कराया, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, और मैंने ये लो थोड़ा सा चेंजेज और थोड़ा सा चेंजेज। मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं B1 से लेकर B2 तक, B3 तक, B4 तक, B5 और B6 तक। तो वापस इस B1 से स्टार्ट होकर B1 पे ही जाएं हम लोग, तो हमारे पास में एक सर्किट बन रहा है छोटा सा। क्या बनेगा? अगर यदि मैंने B1 से स्टार्ट किया कोई भी ग्राफ, फिर मैं B2 पे गया, B2 से B3 पे चला गया, B3 से B4 पे चला गया, B4 से B6 पे चला गया, और वापस मैं B1 पे चला गया। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है B5। देख रहे हो सकता है किसी बच्चे के मन में ऐसा आ रहा हो कि मैं B1 से स्टार्ट करूं, B2, B3, B4, B5 और B2 और वापस मैं B1 पे चला जाऊं। ऐसे भी जा सकता हूं। मेरा मन कर रहा है मैं B1 से जाऊं B2 पर, फिर मैं जाऊं B3, B5 पर, B3 पर, B4 पर, B6 पर और B1 पर। तरीके बहुत है मेरे पास जाने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं और मैं वापस घूमते हुए अपने स्थान पर वापस आना चाह रहा हूं। अब कौन कौन से तरीके हैं मेरे पास? जो तरीके हैं उन वो बता रहा हूं। एक बार मैं इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर आ गया। पहले वाला जो मुझे दिख रहा है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की तरफ गया मैं, पहले मैं B1 से B2 गया, B2 से B3 गया, B3 से B5, B5 से B4 की तरफ और B5 से B6, और फिर मैं वापस इस पर आ गया B6 से। इस तरीके से ये मेरे पास सेकंड वाला तरीका आ रहा है। एक मेरे पास तरीका और भी है। इस तरीके में थोड़ा सा मैं B1 से B2 पर, B2 से B5 पर, B5 से B3 पर, B3 से B4 पर, B6 पर और उसके बाद B1 पे चला गया। मेरे पास ये थर्ड वाला तरीका आ रहा है। इन तरीकों को हम लोग बोलते हैं पथ। मेरे पास ये जाने का तरीका है। मैं केवल तरीकों की बात कर रहा हूं, है ना। और भी ऑप्शन है मेरे पास में जाने के लिए। मैं बनाना चाहूं तो काफी सारे बना सकता हूं, जिसको मैं छोड़ूंगा उसको छोड़ दूंगा, लेकिन एक कम होगा, ये भी कंफर्म है। तो एक ट्रेल की अगर यदि बात करोगे, तो ट्रेल तब कहलाएगा अगर मैं किसी भी कोर की पुनरावृत्ति ना करूं। ट्रेल के अंदर मैं एक छोटी सी लाइन लेके चल रहा हूं, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति ना की जाए, किसी कोर की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ऑफ एज इज नॉट, पुनरावृत्ति ना हो। आपने पहले वाला फॉर्मेट अपनाया, फर्स्ट वाले पास से गया, जो अपना रेड वाला है, कोई भी कोर नहीं आ रही, दोबारा नहीं आ रही मेरे पास में। दूसरे वाले पास से गया, व्हाइट वाले से, कोई कोर दोबारा आ रही है? नहीं आ रही। तीसरे वाले पाथ से गया, पिंक वाले से, क्या कोई कोर दोबारा आ रही है? नहीं आ रही। अगर मैं परिपथ की बात करूं, तो परिपथ कहता है कि इसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति मत करना। यह कहता है कि शीर्ष की पुनरावृत्ति ना हो।
लेकिन सभी शीर्ष सम्मिलित होनी चाहिए, यहां पर सभी कोरे सम्मिलित होनी चाहिए, इसमें कोर उपस्थित ना हो लेकिन सभी कोरे होनी चाहिए, लेकिन सभी कोरे उपस्थित हो। और ये कहता है कि शीर्षों की पुनरावृत्ति मत हो, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन शीर्ष सभी सम्मिलित होने चाहिए, शीर्ष सभी उपस्थित हो, कोई भी शीर्ष छोड़ना मत। तो कौन सा वाला तरीका अपनाना चाहिए? देखो, पहले वाले को पकड़ता हूं मैं, पहले वाले पाथ को, पहले वाले पाथ को देख रहा हूं तो B1 B2 B3 B4 B6 और B1 पे आ रहा है, B1 B2 B3 B4 B6 B5 नहीं है, B5 नहीं है। अगर यदि मैं पहले वाले को पकड़ूं तो यहां पर मेरे पास शीर्ष अनुपस्थित है, शीर्ष कैसा है? अनुपस्थित। तो क्या पहले वाला परिपथ को दिखाएगा, सर्किट को दिखाएगा? हो गया कैंसिल, मतलब यहां से परिपथ को सर हटा दो, हटा दो, इसको हटाया पथ, ठीक है। दूसरे वाले पर जाओ, सेकंड वाले पे, B1 B2 B3 B5, फिर दोबारा B1 B2 B3, फिर B5 फिर B4 B5 B4 B4 B6, इसमें सर सब कुछ शीर्ष आ चुके हैं, सब आ गए, मतलब ये परिपथ, ये पथ का निरूपण दे रहा है मेरे को। तीसरे वाले पर जाओ, इसमें भी सब कुछ आ रहा है। अब कोर कहां पर मेरे पास दो बार इंक्लूड हो रही है? ऐसा कोई शीर्ष जो मुझे दो बार आ रहा हो। पहले वाले में तो सर है ही नहीं पाई 5 वाला, तो पहले वाले को तो बिल्कुल इरेज कर दो यहां से, पहले वाले का तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। दूसरे वाले पाओ एक बार, दूसरे वाले पे B1 से B1 पर वापस जा रहा है, B2 B3 B5 B4 B6 के द्वारा, सभी तो शीर्ष हो गए। क्या कोई भी कोर पे आप लोग दो बार गए हो क्या? नहीं गए, लेकिन एक कोर रह रही है। सेकंड वाले में देखो, एक कोर बची हुई है, कौन सी वाली है? देखो, B1 से B2 गए, ठीक है, ये वाली कोर मैंने इंक्लूड कर ली। B2 से B3 गया, ठीक है, ये वाली कोर भी मैंने इंक्लूड कर ली। B3 से B5 ये वाली कोर आ गई, B5 से B4 ये वाली कोर आ चुकी है, B4 से B6 और उसके बाद ये, लेकिन ये कोर बच गई, बच गई, जिसमें कोर उपस्थित होनी चाहिए थी वहां कोर नहीं आ रही है। तो क्या ये ट्रेल हुआ? हट गया। अब तीसरे पे जाओ, B1 B2 B5 B3 B4 B6 और B1 से स्टार्ट हुए, वापस B1 पे ही आना है। चलो एक बार घुमा के लाते हैं, B1 से B2 ठीक है, B2 से B5 ठीक है, B5 से B3 B3 से B6 और वापस B1, कौन सी रह गई? ये वाली। देखो एक बार, ये वाली आपको इसमें नजर नहीं आ रही होगी कहीं पर भी, ये वाली देख लो, क्या इसमें कोई भी B2 और B3 जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़ रहे, जिसमें कोर उपस्थित नहीं है गायब, तो ये भी तेल नहीं है। परिपथ तो था, परिपथ कौन सा नहीं था? पहले वाला, क्योंकि उसमें शीर्ष एक बच रहा था B5 वाला। तो रीजन क्या दोगे? पहले वाले में आप लोग रीजन क्या दोगे? फर्स्ट वाले में सर इसमें B5 नहीं है, तो परिपथ नहीं है। B2 ये सेकंड और थर्ड वाले में अगर यदि मैं यहां पर देखूं तो ट्रेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार तो मेरे पास में सेकंड वाले में तो B2 और B5 नहीं था, ये वाला, ये कोर नहीं थी, और थर्ड वाले में B2 और B3 नहीं था, B2 और B3 अनुपस्थित थे या नहीं थे। एक ही ग्राफ में दोनों चीजें आ रही हैं, परिपथ और ट्रेल। पथ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ जिसे कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग दोनों को डिफाइन कर सकते हो एक ही ग्राफ के अंदर।
ठीक है, एक बार नोट कर लो। सस्पेंस हो रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नाम दिए हैं इन्हें कहा जाता है बॉक, भ्रमण, बॉक। W1, W2, W3, ये वो तीन तरीके हैं जिनसे मैं B1 से वापस B1 पे पहुंच सकता हूं। तो W1 जो है, इसे फर्स्ट वाले को W1, सेकंड वाले को W2 और थर्ड वाले को W3, इन्हें कहा जाएगा बॉक, इन्हें कहा जाता है बॉक, WA, बॉक। देखा, एक ही चित्र में सब कुछ आ गए। हो गया, चलो अब हेडिंग डालना, आयलर ग्राफ, आयलर ग्राफ। आयलर ग्राफ में ट्रेल जो होता है, या मैं आयलर ट्रेल कह दूं इसको, इसको अगर यदि आयलर ट्रेल नाम दे दिया जाए कि आयलर ट्रेल क्या होगी, इंग्लिश में यूलर मेथड बोलते हैं इसको ना, EULER, यूलर्स मेथड के नाम से भी या यूलर्स ट्रेल भी कहते हैं। शुद्ध इनका जो फोनेटिक सिंबल है वो यही होता है। हो गया, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा संबद्ध ग्राफ, एक ऐसा संबद्ध, संबद्ध को बोलते हैं कनेक्टेड, यानी कि कनेक्ट होनी चाहिए आपस में सीड्स और वर्टेक्स। एक ऐसा संबद्ध ग्राफ जिसमें सभी कोरें उपस्थित हों, जिसमें सभी कोरें उपस्थित हों। प्रत्येक कोर होनी चाहिए जी की,
उस ग्राफ G इज इक्वल टू बी के लिए उस संबद्ध ग्राफ में से सभी कोरों को सम्मिलन जरूरी है, सभी कोरें होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो एक कनेक्टेड ग्राफ बनेगा, उसे हम लोग कहेंगे आयलर ट्रेल। जैसे देखो एक सर्किट दे रखा है अच्छा खासा सा, ये लो, अब मैं इनका नाम दे रहा हूं, मैं B1 से स्टार्ट हुआ, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, V9 और B10। कोई सा वर्टेक्स रह तो नहीं गया? नहीं रहा, सभी कोरें होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से ही। आप B1 से गए, पहले कहां जाओगे? E2 के द्वारा B8 पर, ऐसे जाओगे। फिर B8 से गए, देखो जहां पर मैं जा रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइन दे रहा हूं ताकि मैं उस कोर को दोबारा काउंट करने में मिस्टेक नहीं करूंगा। B8 से गया B2 की तरफ, इस कोर को मैंने नाम दिया E1 E2 दे देते हैं, E1 E2। B2 की तरफ चला गया, B2 से मैं B5 पर चला गया E3 कोर के द्वारा, B5 से B3 की तरफ चला गया E4 कोर के द्वारा, B3 से B4 की तरफ E5 कोर के द्वारा जा चुका हूं। ओके, फिर इसके बाद में E6 के द्वारा मैं इस पे जा चुका हूं, B5 जो है इस पे, B5 से आया E7 की तरफ, B6 पे, B6 से मैं E8 के द्वारा यहां पे चला गया, E7 E8, B4 से ये भी काउंट हो चुकी है और ये भी काउंट हो चुकी है। अब B4 से E9 के द्वारा मैं पहुंच गया B8 पर, चलो जी। B8 से E10 के द्वारा मैं B6 पे आ चुका हूं, E11 के द्वारा B7 पे, E12 के द्वारा B8 पे, E13 के द्वारा B9 पे, और E14 के द्वारा और E15 के द्वारा। अब इसमें मुझे कोई एक ऐसी कोर बता दो जो इसमें सम्मिलित ना हो। कोई कोर नजर आ रही है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? सभी कोरें सम्मिलित हैं और सभी शीर्ष भी आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो हमारे पास में पाथ कौन सा बनेगा या ब्लॉक कौन सा बनेगा? कौन सा तरीका था? कहां से स्टार्ट हुए हम लोग? B1 से। देखो B1 से E1 कोर के द्वारा किससे जोड़ रहे हो? B8 से। B8 को मैंने E2 कोर के द्वारा B2 से जोड़ा, यहां देखते जाओ डायग्राम में साथ के साथ। B2 को E3 कोर के द्वारा B5 से जोड़ा है, B5 को E4 कोर के द्वारा मैंने B3 से जोड़ा है, B3 को E5 कोर के द्वारा B4 से जोड़ दिया, B4 से E6 के द्वारा B5, B5 से इसको नाम नहीं, E7 को B6 पर जोड़ा है, B6 से E8 के द्वारा B4 को जोड़ा है, B4 को E9 के द्वारा B8 से जोड़ा, फिर B8 से हम लोग वापस आ गए थे E10 के द्वारा, किस पर? B6 पर। फिर B6 से E11 पर गए, B7 पर, फिर B7 से E12 के द्वारा B8 पर, और फिर B8 से B8 पे E13 के द्वारा B9 पे, और B9 से E14 के द्वारा B10 से, और फिर हम लोग E15 से वापस मैंने B1 की तरफ जोड़ दिया है।
कंप्लीट ग्राफ में आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया, इसमें कोई भी ऐसी कोर नहीं बची जो इसमें सम्मिलित नहीं हो। सभी की सभी कोर मैंने सम्मिलित कर दी है। ये कहलाया मेरे पास में एक आयलर ट्रेल। अगर मैं आयलर पथ की बात करता, आयलर पथ, तो उसमें किसी भी यानी कि सभी के सभी जितने भी शीर्ष हैं वो सभी इंक्लूड होने चाहिए थे, कोई भी शीर्ष बचना नहीं चाहिए था। यही होता है ना, तो वो बन जाता मेरे पास में पथ। तो दूसरे वाले को तो आप खुद लिख सकते हो, आयलर पथ को बना सकते हो। तो सेकंड वाला पॉइंट इसमें यहीं पे डाल देना, सेकंड वाला, या इसको फर्स्ट वाला डाल देना, इसको सेकंड वाला डाल देना। फर्स्ट वाला आप लोग अगर यदि आयलर पथ बनाते, यदि आयलर पथ यूलर्स पाथ बनाता है, तो यूलर्स पाथ के लिए क्या लिखते, ऐसा संबद्ध ग्राफ जिसमें, ऐसा संबद्ध ग्राफ जिसमें सभी शीर्ष उपस्थित हों, जिसमें सभी शीर्ष उपस्थित, क्या बन जाता, आयलर पथ बन जाता। क्लियर? अब बना लो आराम से। हो गया? चलो, एक छोटी सी बेसिक सी, परिपथ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। क्लोज कौन सा हुआ? क्लोज परिपथ कहेंगे अगर यदि वो जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है और अगर यदि उसी वर्टेक्स पर आकर वापस मिल जाए,
यानी कि इसका इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होते हैं यानी कि दो शीर्ष होते हैं, इसे बोलते हैं प्रारंभिक और आदि, दो शीर्ष। कौन कौन से? इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक, जहां से आपने शीर्ष का शुरुआत की है, या इनिशियल कह दो इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनिशियल। और जो लास्ट वाला है जिस पर वापस आप लोग आके रुके हो, उसे कहते हैं हम लोग आदि, या इसे बोलते हैं टर्मिनल, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल। अगर वो दोनों सेम हो, प्रारंभिक और आदि शीर्ष अगर दोनों सेम ही हो, तब तो कहलाता है वो क्लोज्ड सर्किट, जैसे भी आप लोगों ने बनाया। और अगर यदि प्रारंभिक, इनिशियल और टर्मिनल दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है, B1 से स्टार्ट हुआ, मैं B1 से पहले कहीं पर रुक जाता, जैसे पहले मैं B10 पर रुक जाता, B1 से शुरू करता, B1 B2 B3 और मैं B10 पे रुक जाता, सर्किट तो मेरे पास में ये भी है, बट ये कैसा है? एक ओपन सर्किट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इसमें वापस इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स को एक ही नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इसको कहूंगा ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट, दोनों चीजें। ठीक है, चलो एक आता है अपना, इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ। देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपने आयलर पथ में पढ़ा था, उसे ही आप लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहोगे, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल एक शीर्ष के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इसमें शीर्ष लोगे तो सभी शीर्ष उपस्थित होने चाहिए, सभी शीर्ष उपस्थित होने चाहिए, कोई भी शीर्ष आपका बचना नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप जिस पथ से जा रहे हो उसको लंबाइयों में विभक्त करना भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, जब मैं डायरेक्ट ग्राफ कराऊंगा, दिशा ग्राफ जिसमें मैं दिशा वगैरह निरूपित करूंगा, वहां पे मैं उसको बता दूंगा। तो सभी शीर्षों का इंक्लूडेशन जरूरी है, सभी शीर्षों का इसमें उपस्थित होना जरूरी है। जैसे कोई भी आप लोगों ने हैमिल्टोनियन ग्राफ बनाया, जैसे मैं एक छोटा सा एक डायग्राम ले लेता हूं, ये देखो, ये लो, अब ये भले ही मेरे पास में ओपन है या क्लोज है, लेकिन सभी शीर्ष मेरे इसमें आ रहे हैं, प्रत्येक शीर्ष आ रहा है। आप कहीं से स्टार्ट कर लो, कहीं से स्टार्ट करो, बताओ कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो मन मर्जी कहीं से भी स्टार्ट कर लो, किसी भी पॉइंट से, वापस उसी पे आके मिल जाओगे आप, सेंटर से, यहां से, ये लो, उठा लो, 1 2 3 4 5, घूमते जाओ सेंटर पे, शीर्ष कोई बचना नहीं चाहिए, सभी शीर्ष आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी शीर्ष आ जाने चाहिए, वापस उसी पर आ रहा हूं, प्रत्येक शीर्ष इंक्लूडेड है, कोई भी शीर्ष बचा नहीं हुआ। इसी को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, एक पॉइंट को, ये लो, दो मुझे यहां पर पेंडेंट वर्टेक्स भी देखने को मिल रहे हैं, एक आइसोलेटेड भी देखने को मिल रहा है, मिल गया, एक निलंबी है, सॉरी दो दो निलंबी और एक वियुक्त है, आइसोलेटेड है, दिख गया। ये बना मेरे पास में एक हैमिल्टोनियन ग्राफ, बस इतनी सी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर, यही सफिशियंट है, इतना ही। अब ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है, बचा हुआ एक शीर्ष, क्रॉस, एंड दिस इज, ठोक दो फटाफट से, हेडिंग डालो और साथ में बस
इतना ही याद करने के लिए तो यही बहुत है। कथा रामायण तो एग्जाम में खूब लिख देंगे। पहले अपने कला संस्कृति के और इसके पेपर होते थे 7th 8th और 9th क्लास में। 3 पेपर स्वास्थ्य कल्याण के और उसके, है ना। उसमें क्या करते थे, ऊपर तो 2 लाइन तो ठीक है चल रही है, राजस्थानी गीत का नाम लिखो, ऊपर चल रहा है बीच में हट जाता उपाच्छे ने, और नीचे फिर वही रिदम चलता था, बीच बीच में ये लो भाई देश रंगीला चल रहा है, बीच में गाना भर देते और ऊपर नीचे तो कुछ भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद करने के लिए तो एक पॉइंट ही बहुत है। कैसा भी सर्किट बना दो लेकिन वो सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए बस। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लो आप तो, जरूर थोड़ी मेरी कोई कॉपी करके आओगे सब कोई। अब तो कैसा भी बना दो, बस पेन उठाओ मत, घुमाते रहो पेन को चारों तरफ, चलता रहेगा बनता रहेगा। चलो, अब आया भाई अपना मेन जो टॉपिक है, आज आ रहा है भाई, और इसको अब नाम देना समतलीय ग्राफ। यहां से आपके मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्लेनर ग्राफ। समतली ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें किन्हीं भी दो वर्टेक्सों के बीच में कोर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे। कोई भी ग्राफ लो आप, प्रतिच्छेदित कर रही है, लेकिन अगर यदि मैं चाहूं तो इसको बीच वाले को हटा के थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। काउंटिंग अब भी वही है, डिग्री अब भी वही है, शीर्ष अब भी उतनी ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। बस मैंने थोड़ा सा चेंज क्या किया, इस कोर को उठा के और इस तरीके से बाहर से लेके आ गया, तो क्या बना मेरे पास में, एक प्लेनर ग्राफ बन गया। तो प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा ग्राफ जिसमें किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में कोरें आपस में प्रतिच्छेदित ना करें या नॉन इंटरसेक्टिंग हो, तो उसे प्लेनर ग्राफ कहा जाएगा। वो अंदर और बाहर कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो डेफिनेशन लिख लो। ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य, जिसमें किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य कोरें आपस में प्रतिच्छेदित ना करें, आपस में प्रतिच्छेदित ना करें, समतलीय ग्राफ कहलाता है। इसे कहते हैं प्लेनर ग्राफ, समतलीय ग्राफ कहलाता है। जैसे देखो, अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को बना लो। अभी मुझे प्लेनर ग्राफ नहीं लग रहा देखने में, तो ए बी सी और डी वर्टेक्स हैं, लेकिन अगर यदि मैं इसको चाहूं प्लेनर बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ए बी सी डी। इस प्लेनर ग्राफ को डिजाइन करने के लिए ये रहा, शीर्ष वही, वर्टेक्स वही, डिग्री भी सबकी वही, कोई चेंज नहीं हो रहा कहीं पर भी। ये लो और बना देता हूं।
आपके मन का भ्रम दूर हो जाना चाहिए, कहीं पर भी आपको संशय नहीं होना चाहिए भाई। कट कर रही है यहां पर तो। कट कर रही है। एक लाइन, एक ऐसी कोर को मैं पकड़ लूं जो इसको कट ना करे, बी को, और बी को मैंने बाहर से भेज दिया। केवल बी को पकड़ा और इसको बाहर से भेज दिया। एक लाइन को पकड़ो, इसको बाहर से भेज दो। ना अंदर इंटरसेक्ट करें ना बाहर इंटरसेक्ट करें, प्लेनर ग्राफ बन रहा है। ज्यादातर इनकी डेफिनेशन आती है या फिर एक दो पेज थ्योरम आती है इनके ऊपर। हो गया, चलो ये लो भाई, एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी समतलीय ग्राफ जी में एन शीर्ष ई कोरें तथा आर क्षेत्र हों तो सिद्ध कीजिए एन माइनस ई प्लस आर बराबर 2 होगा। अब कोई भी एन वर्टेक्स ले लो, ई कोर ले लो, सोच लो मन में एक बार थोड़ा सा कि मैं अगर यदि 3 वर्टेक्स लूं तो कोर कितनी होंगी, क्षेत्र कितना बनेगा। एक बार एग्जाम्पल की फॉर्मेट में इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, है ना। चलो देखो, मैं अगर यदि एक वर्टेक्स ले रहा हूं, केवल एक, यहां पर एन बराबर 1, ई बराबर कितना है 0, तो क्षेत्र कितना बना, ये आर क्या है क्षेत्र, क्षेत्र बोले तो रीजन, क्षेत्र बन रहा है। तो आर बराबर कितना है सर, एक ही तो क्षेत्र है। इस वर्टेक्स के चारों तरफ मुझे एक ही क्षेत्र नजर आ रहा है, एक ही क्षेत्र है। चलो अगले वाले की तरफ, अगर यदि मैंने 2 वर्टेक्स लिए, एक मैंने b1 ले लिया, एक b2 ले लिया, यानी n बराबर 2 लेने पर e बराबर 1। अब कितना क्षेत्र मिला, अब भी एक ही है, 3 ले लेता हूं, b1 b2 b3। वर्टेक्स कितने, कोर कितनी, कोर कितनी, तो आपके पास क्षेत्र कितने बने, कौन कौन से, क्षेत्र कितने, कौन कौन से, एक और एक, 2। अब कैलकुलेट कर लेते एक बार क्या ऐसा हो रहा है इसमें। देखो जब मैंने n बराबर 1 रखा, e बराबर 0, तो 1 माइनस 0 प्लस आर बराबर 2 उधर भेजा तो आर बराबर बना रहा है, सिद्ध हो रहा है। पहले वाले के लिए सही आ रहा है, दूसरे वाले के लिए चेक करो, n बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 प्लस आर बराबर 2, 1 को उधर भेजोगे तो भी आर बराबर बना रहा है। यहां पे आ जाओ, n बराबर 3 रखा तो 3 माइनस 3 0 प्लस आर बराबर 2, आर बराबर, सर यहां तक तो ठीक है, आगे करूंगा तो आगे भी आएगा।
सब कुछ सेम आएगा। अब आपने अगर यदि पढ़ा होगा थोड़ा सा, जिसे मैं कहता हूं गणितीय आगमन सिद्धांत, किस किसने पढ़ा है गणितीय आगमन सिद्धांत? पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन? क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत? एन बराबर वन के लिए बता दो, एन बराबर के लिए मान लो, और के प्लस वन के लिए हो जाएगा काम। एन बराबर वन के लिए तो मैं भी कर चुका हूं, एन बराबर के 3 ले लो, उसके लिए भी सिद्ध कर चुका हूं, और 4 के लिए बता दो कि 4 के लिए भी होगा। मैंने 3 बिंदुओं के लिए बता दिया, चौथे बिंदु के लिए तो खुद ही होगा। लगा दो गणितीय आगमन सिद्धांत, लगाओ फटाफट। आपकी पुरानी नॉलेज कितनी है ये भी तो देखना जरूरी है। हिंट दे दी, सब कुछ दे दिया। गणितीय आगमन सिद्धांत लगाया, एन बराबर 1, ई बराबर 0 के लिए लिखते जाओ 1 माइनस 0 प्लस आर बराबर 2, यानी कि आर बराबर 1। एन बराबर 1 के लिए सत्य है। चलो n बराबर 2 के लिए भी बता देता हूं, हालांकि नहीं कराना चाहिए क्योंकि n बराबर के लिए डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं, बट n बराबर 2 के लिए भी लिख लो ताकि थोड़ा सा याद रहेगा। n बराबर 2 लोगे तो e का मान 1 ही आ सकता है, वहां पर 2 माइनस 1 प्लस आर बराबर 2, यानी कि r बराबर अब भी 1 आ रहा है, क्षेत्र मुझे अब भी 1 ही मिल रहा है, रीजन जो है वो अब भी 1 ही मिल रहा है मुझे। n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। n बराबर k के लिए मान लू, k माइनस 1 के लिए मान लो तो k के लिए बता देना, k की a की वैल्यू हाँ उसमें रख दो। अगर आपने n बराबर k लिया तो e बराबर k माइनस 1 रख दो। रख दो वैल्यू। अरे भाई अब तो सब कुछ आपके सामने, n बराबर k के लिए e बराबर k माइनस 1, यानी कि k माइनस 1 प्लस r बराबर 2। कुछ कटा सर? ये भी r बराबर, अब k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दो, मतलब ये भी सर k के लिए भी कैसा है, n बराबर k के लिए सत्य है। तो k प्लस 1 के लिए करोगे तो k प्लस 1 n बन जाएगा और e बन जाएगा k के बराबर, तो k प्लस 1 माइनस k प्लस r बराबर 2, तो r बराबर 1, मतलब k प्लस 1 के लिए भी कैसा है, सत्य है। हालांकि आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट से दे रखा है, वो तरीका भी बता दूंगा अभी, एक बार ये वाला नोट कर लो। हो गया? हो गया नोट? तो k प्लस 1 के लिए बता दो, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अब बताता हूं मैं थोड़ा सा जेपीएच के बारे में। देखो जेपीएच में क्या है कि आपकी जो बुक है ना, ज्यादातर तो जेपीएच ही चलते हैं राजस्थान के अंदर, और अदर यूनिवर्सिटीज की जो बुक हैं जैसे अपने इधर नवकार वाली चलती है अजमेर साइड में, दिल्ली में कृष्णा पब्लिकेशन चलता है। तो इन जो ये जो बुक है बाकी भी ऑथेंटिक और अच्छी बुक है तो ये भी ऑथेंटिक है, ये भी अच्छी वो है, बट उनकी जो बुक है उनमें बहुत कुछ अच्छा एनालिसिस है। वहां पर क्या है कि ग्राफ, या जेपीएच में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि केवल एक ग्राफ ले लो, ठीक है, कोई भी ग्राफ लिया आप लोगों ने, उस ग्राफ में से कोई आप एक वर्टेक्स को हटा दो, हटाया तो दो आपके पास मिले, दो
पेंडेंट वर्टेक्स, इन दोनों पेंडेंट वर्टेक्सों के लिए सॉल्व कर दो सर, n बराबर 2 के लिए। पेंडेंट वर्टेक्स है 2, 2 के लिए सॉल्व कर दो। उसके बाद में कहता है अगली बार, एक बार तो ये कह दिया, अगली बार कह रहा है कि इन दोनों पेंडेंट वर्टेक्सों को जोड़ दो। क्या फायदा कर रहा है, क्यों हटा रहा है, क्यों जोड़ रहा है? n बराबर 2 जब तू यही कर रहे हो इसमें, तो फिर ये क्यों, इस प्रोसेस को क्यों दोहराना? तो बच्चे को समझना है तो वो उसी से समझेगा। क्यों खामोखा में बच्चे को झमेला मोल में लेना, ये कराओ फिर ये कराओ। तो ये तरीका थोड़ा सा ये कि थ्योरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। एक ग्राफ जी जिसमें मैंने कोई भी वर्टेक्स माने बी और ई एज है, बी को मैं मान देता हूं कि बी मेरे पास में एन वर्टेक्स है, और एन वर्टेक्सों में से मैंने 2 घटाए, वर्टेक्स थे एन, 2 घटाने पर बच गए n-2 बचे। पेंडेंट कितने हुए, 2, 2 पेंडेंट हुए। इन दोनों पेंडेंटों की कोटि बताओ सर, इसकी भी कोटि 1 है और इसकी भी कोटि 1 है। बाकी तो सबकी मेरे पास में सम थी, अब भी सम है। पेंडेंट हटा दिए तो 2 हट गए, तब भी मेरे पास सम आ रही है। फिर दोबारा जोड़ूंगा तब भी मेरे पास वापस सम आएगा। और एक पेंडेंट वर्टेक्स, इन 2 पेंडेंट वर्टेक्स हैं, इनको केवल केवल एक कोर के द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो ये जो एक कोर हमने हटाई है, जब पेंडेंट वर्टेक्स बनाया, तो वो कोर आपको 2 बार कॉम्बिनेट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो इधर भी जुड़ेगी और वो इधर भी जुड़ेगी, दोनों तरफ जुड़ेगी। दोनों तरफ जुड़ने की वजह से एक इधर से कम हुआ और एक इधर से कम हुआ, तभी तो 2 घटे थे मेरे पास में। तो ये कहता है कि इन 2 को पेंडेंट वर्टेक्स को हटाने पर एक जो ग्राफ बनता है वो n-e+r को सेटिस्फाई करता है। ये आपकी बुक में दे रखा है। थ्योरी लिखना चाहो तो इसकी थ्योरी लिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो। हमारा तरीका, पढ़ने के बहुत तरीके हैं, फॉर्मेट समझ आना चाहिए बस केवल। ठीक है, चलो एक और स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि अगर यदि मैं आपके पास n सीड्स हो और e कोर हो तो, अगली वाली स्टेटमेंट लिखना, किसी किसी जी एक सरल समतलीय ग्राफ है तथा n सीड्स हो और e, जहां पर e का मान आपको 3 से बड़ा लेना है, कोर हो तो e का मान, तो e का मान 3n-6 से हमेशा कम होता है। 3n-6 से क्या होगा, कम होगा। ये प्रूफ करना है नेक्स्ट वाले में। हो गया, चलो देखो, हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, सबसे पहले तो जी क्या है मेरे पास, एक सरल समतली ग्राफ है ना, सरल समतली ग्राफ है। और सरल समतली ग्राफ कहता है कि इसमें कोई भी ना तो लूप होना चाहिए और ना ही समांतर कोर होनी चाहिए। ये कहता है सरल ग्राफ की डेफिनेशन होती है जिसमें कोई भी लूप और समांतर कोर ना हो। तो यहां पर सर लूप भी एब्सेंट है और साथ में जो समांतर कोर है वो भी क्या है, एब्सेंट है। दोनों के दोनों एब्सेंट है, और दोनों के दोनों एब्सेंट होने की वजह से आप लोग कोई भी क्षेत्र लेके चलते हो तो 2e का मान 3r के बराबर या कम होगा। वैल्यू रख के देख लो। अभी आपने n बराबर 3 लिया था तो एक त्रिभुज बनाया था, कोर भी ले ली थी आपने 3 कोर, 3 त्रिभुजों से आपके पास रीजन बन रहे थे 2। अगर यदि मैं आपको 3 रीजन बना दूं कि 3 रीजन आपके पास, किसी वर्टेक्स की आप लोगों ने कोटि निकाली, कोटि था 2e, कोटि निकाली, उसका मान सर 3 मतलब उसके क्षेत्र से तिगने से ज्यादा नहीं आ सकता, वो इतना आ रहा है। अगर नहीं है तो कोई भी वर्टेक्स उठा के देख लो। अभी जो मैंने करवाया था n-e+r बराबर 2 के लिए, कोई भी उठा लो वहां से। e बराबर क्या बन जाएगा यहां से, 3r/2। और अभी आप लोगों ने लिखा था n-e+r
बराबर है 2k। अगर मैं आर की ई की वैल्यू पटक दूं 3r/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, n-3r/2 प्लस r बराबर 2। और ये लेस देन है तो लेस देन का साइन लगा दो, कैलकुलेट कर लो 2 से गुणा करके। ये 1.5, ये 1, आधा बचा, 2 से गुणा करोगे घूम गए। एक एक चीज को ध्यान करो, पिछले पेज पे जाओ, चेक करो पिछला पेज। अब चेक करो पिछला पेज, चेक करो, जाओ पिछले पेज पे, अभी जो मैंने करवाया था। किन्हीं भी सीड्स का मान उसके रीजन से या उसके क्षेत्र से ज्यादा नहीं हो सकता। 2e का जो मान है वो 3r से ज्यादा नहीं जा सकता। उठाओ, और इसको मैंने काम में ले लिया, वैल्यू पुट कर दो। e का मान 3n-6 से कम ही आएगा। e का मान 3n-6 से कम ही आएगा। और खुद कह रहा है e का मान 3 से बड़ा लेना है, मतलब 3 से ज्यादा कोरे होनी, 3 हो तो ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा ही लो। आप 4 कोर लेके देख लो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बगल में आ जाओ। मैंने कोई भी 4 कोर ली, e बराबर 4 के लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं। e बराबर 4 कोर बनाई मैंने, चलो एक कोर और ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये लो 4 कोई भी कोर ली। अब वैल्यू पुट करो इसमें, E4 इज लेस देन इक्वल टू वर्टेक्स कितने, 4, तो 4 दिया 12, 12 माइनस 6, 6, मतलब सर 4 6 से छोटा होता है। बात तो सत्य है, गलत बात नहीं है भाई। n बराबर 4 लेने पर e बराबर 4 ले रहा हूं, तो भी मुझे पता लग रहा है यहां पर कि e का जो मान है वो 4 इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस की 6। और सर ये पता है कि 4 का मान 6 से छोटा होता है। एंड e का मान 5 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो, e का मान 10 लिया। 10 को रोक मिला के देख लो एक बार, बाय टेस्ट बना के देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे। 10 लेने पर लेस देन इक्वल टू आपके पास में 3n-6। मैं दोनों तरफ क्या करूं, 6 ऐड कर दूं, 16/3 n का मान। पर वो तरीका नहीं है, n का मान आपको पता लग जाएगा कि n का जो वर्टेक्स है ना, वो हमेशा आप कुछ भी रख लेना, इसमें आएगा इससे कम ही। e का मान डिनोट कर देगा इतने कोरों के द्वारा इतना बना मेरे पास। लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगी जब e का मान 3 या फिर 3 से ज्यादा होगा, उस कंडीशन पे अलाई होगा ये। डायग्राम बना के देख लो, लेकिन होना सरल चाहिए। ऐसा मत करना कहीं आप लोग पास और लूप ले आओ, पास लूप नहीं लेके आने, सरल समतलीय ग्राफ होना ही चाहिए। समझ रहे हो ना। चलो अब नोट कर लो यहां से, ये डायग्राम को बनाओगे, बगल में बनाना चाहो तो बना लेना, प्रूफ के लिए बेसिकली। आंसर एक लाइन में ही आ जाना चाहिए बस, दिमाग में आती ही।
ई का मान 3 से बड़ा लेके देखो, क्षेत्र कितने बनेंगे, क्षेत्र कितने बनेंगे, अच्छा ये सॉरी, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्षेत्र कितने बनेंगे, 3 से ज्यादा ही बनेंगे, है ना, 3 से ज्यादा बनेंगे तो ये रही कंडीशन। ई का मान निकाला, 2 से भाग लगाया, ई का मान उठाओ पुट कर दो, या आर का मान उठा लो, आर का पुट कर दो, अगर यहां नहीं तो यहां पे कर लो, ये लो आर उठाया, आर का मान 2e/3 रखा, n माइनस ई प्लस आर यानी कि 2e/3, ये सर 2 से, अब वैल्यू पुट कर दो, 3 से गुणा किया तो 6, ये ये 3n माइनस ई, नहीं 3 माइनस 2e, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना एलसीएम लेने के बाद, तब तो आएगा, तब तो आएगा। चलो तो चलो फिर इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की क्लासेज को, फिर मिलते हैं दोबारा, क्लासेज ऑफ कर देते हैं।